सो हेलो क्लास 12। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे क्या कि पोटेंशियल क्या होता है ना, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, मतलब किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है ना। और यहाँ पे पोटेंशियल की बात किस पोटेंशियल की जा रही है हम बेसिकली इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रिलेटेड है ना, और डिफरेंस क्या था वो भी मैंने बता दिया था कि आपको कैसे ध्यान रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है वो है, अपन आज दो टॉपिक को टच करने वाले हैं। पहला क्या है आपका कि पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आपने पोटेंशियल तो प्रीवियस लेक्चर में देख ही लिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो आज अपन क्या बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और फिर दूसरा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होते हैं बेसिकली आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या जो चार्ज के लिए जो चार्ज पे बेस्ड कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। क्लियर। तो पहले बात करते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पहला टॉपिक आपका है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल आपने क्या फाइंड आउट किया था, दो फॉर्मूले हमने पोटेंशियल के फाइंड आउट किए थे। ठीक है ना, पहला फार्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। ठीक है, और एक केस हमने और देखा था इसमें कि अगर डायरेक्शन क्या है, पोजीशन वेक्टर और इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो V इज इक्वल्स टू E डॉट डी, ये हुआ था। क्लियर। दूसरा तरीका इसका देखा था हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो V इज इक्वल्स टू क्या आया था अपने पास रिलेशन, KQ बाई R। ये तीन रिलेशन हमने देखे। सो अगर आपको प्रीवियस आपने लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं या आपको इनके बारे में आइडिया नहीं है, तो आप डायरेक्ट ये वाला टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आई सजेस्ट कि पहले आप इन तीनों चीज़ों को या इन तीन रिलेशन को जो प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए जा चुके हैं उनको जाके एक बार देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर पढ़िए, तो आपके कंसेप्ट्स तरीके से या अच्छे से क्लियर होंगे। इज़ दैट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में फ़र्क क्या है। वैसे देखिए, पोटेंशियल जो होता है उसको प्रॉपर डिफाइन करना मुश्किल है ना। मुश्किल इसलिए है क्योंकि पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ में भी होती ही नहीं, क्योंकि अपन पोटेंशियल एनर्जी को ही बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, पोटेंशियल में। ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो आपने कंजर्वेटिव फोर्सेस जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने ये देखा था कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन, है ना, या वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने देखा था कि वर्क डन और एनर्जी जो होती है, वर्क चाहे वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर अपन स्पेसिफिकली क्या किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें अपन, रिलेट करें इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से, सो नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स का। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमने सीखा भी है। तो वर्क डन बेसिकली है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और पोटेंशियल क्या होगा, वही कंसेप्ट जो हमने किया था। तो यहाँ पर बस फ़र्क ये है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कि यहाँ पे आपको एक चार्ज बाय द वे, जैसे चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज अगर प्रेजेंट है तो इस प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, होगा। कितना होगा भाई, ये वाला फॉर्मूला याद करो, दैट इज E डॉट डी आर। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, या फिर पोटेंशियल इसका होगा अगर इसके पास इस पॉइंट चार्ज कोई ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इन दोनों में से क्या हमने देखा था
कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अब पोटेंशियल एनर्जी में अपन को क्या करना है, एक और दूसरे चार्ज को इंट्रोड्यूस करना है। तो सपोज ये वाला चार्ज है, इसको मैंने बोल दिया Q या बोल दो Q1, और एक दूसरे चार्ज को इसके पास कहाँ से इन्फिनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जिस चार्ज को ब्रिंग करना है तो कहाँ से ब्रिंग करना है, इन्फिनाइट डिस्टेंस से। और इन्फिनाइट डिस्टेंस क्या होती है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस फील्ड के बाहर के डिस्टेंस से आप क्या कर रहे हो, इस दूसरे चार्ज को, किसको, Q2 को आप क्या कर रहे हो, इस फील्ड के अंदर लेके आ रहे हो। तो इन दोनों के बीच में इसको कहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, किसी r डिस्टेंस पे। अब पोटेंशियल जो था वो यूनिट चार्ज की वजह से था, मतलब इस Q चार्ज की वजह से, या बोल दो कि इस Q1 चार्ज की वजह से हमने कंसीडर किया था। तो पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल में हमने क्या यूज़ किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ध्यान दीजिएगा। अब दैट वर्क डन इज, ये जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक है ना। या बोल सकते हो कि वर्क डन बाय यू और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। या फिर ये वर्क डन ग्रेजुअली हुआ था, तो ये वर्क डन कितना था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। मतलब हमको ऐसा वर्क करना था पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए कि ये जो वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वो किसके बराबर होना चाहिए था भैया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड पर यूनिट चार्ज। तो ये पोटेंशियल का रिलेशन था। पर यूनिट चार्ज हमने क्या किया था, ये जो पॉइंट चार्ज था इसको हमने निगलेक्ट कर दिया था। तो ये क्या बन गया था, निगलेक्ट क्या, इस यूनिट चार्ज की वजह से, तो ये बन गया था पोटेंशियल। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इस यूनिट चार्ज को रिमूव नहीं करना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वर्क डन को ही कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे, वर्क डन को कंसीडर करेंगे। तो सिंपल है, आपको पता है क्या कि वर्क डन होता क्या है, सो दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे लेनी है, दैट इज डी आर, क्योंकि लिमिट है, वेरिएशन है, आप इन्फिनाइट से किसी r डिस्टेंस पे इसको क्या कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो। सो वी कैन राइट W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। इज दैट ट्रू, सही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स आपको पता है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कूलॉम्स का लॉ आपने पढ़ा ही था। तो कूलॉम्स का लॉ क्या था, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर। सो इंटीग्रेशन ऑफ K Q1 क्या है और Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी आर। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, बेसिकली इस कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लेना है। तो कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे क्या क्या है, दैट इज K Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। सो 1 बाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, r पावर -2। तो अगर इसको अपन इंटीग्रेट करें, सो इंटीग्रेशन ऑफ r पावर -2। अच्छा, लिमिट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है, कहाँ से ब्रिंग कर रहे हो, इन्फिनाइट टू r। आ रही बात समझ में। तो इन्फिनाइट से r तक को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, लोअर लिमिट इन्फिनाइट एंड अपर लिमिट r। सो r पावर -2 dr। सो इसका फॉर्मूला अगर लगाओ, r पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, सो इट वुड बी दैट इज r पावर -1 डिवाइड बाई -1, तो अगेन -1 बाई r। सो इंटीग्रेशन ऑफ r पावर -2 या 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, -1 बाई r। सो वी कैन पुट हियर दैट इज K Q1 Q2 इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू r, सॉरी इन्फिनाइट टू r डिस्टेंस, और ठीक है r पावर -2 dr। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट किया हमने इसको, तो क्या आया, K Q1 Q2 K Q1 Q2, पता नहीं कैमरे में आ भी रहा है कि नहीं, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ, है ना। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप इसका होगा K Q1 Q2 K Q1 Q2 ओके, और -1 बाई r, और लिमिट क्या है इसकी, दैट इज इन्फिनाइट टू r डिस्टेंस। सो दैट वुड बी K Q1 Q2 -1 by infinite and minus will be plus 1 by r. So that would be K Q1 Q2 by
ये -1 by infinite that would be 0, so 0, and plus 1 by r, so it would be r. So that is actually the potential energy, you can say, या बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट, है ना, जो तो पोटेंशियल ही हो गया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो भी आप बोलते हैं इसको, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, K(Q1 Q2 by R). अब यहाँ पर K आपका अंडरस्टूड है, दैट वुड बी, लिख सकते हैं यहाँ पे हियर K इज इक्वल्स टू वही है 1/4πε0, क्योंकि आप मीडियम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, एयर ही मीडियम कंसीडर कर रहे हैं। तो अभी हमने किसकी बात की, सिंगल चार्ज की, है ना। तो अगर एक चार्ज जो है, ठीक है, उसके पास कोई एक अदर दूसरा चार्ज क्या किया, एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर ब्रिंग किया जाए तो क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज P इज इक्वल्स टू K(Q1 Q2 by R). तो यूनिट आपको पता है एनर्जी क्या होती है, जूल ही होती। सो अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट सिस्टम ऑफ चार्जेस की। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिस्टम ऑफ चार्जेस में अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे Q चार्ज है, ठीक है, सपोज करते हैं क्या, कौन सा चार्ज है, Q चार्ज है, और इसके पास इस चार्ज से डिफरेंट डिस्टेंस पे क्या रख दिए गए, बहुत सारे चार्जेस रख दिए गए। तो इसको मैं बोल देता हूँ क्या, Q1, इसको बोल देता हूँ Q2, इसको बोल देता हूँ Q3, इसको बोल देता हूँ Q4 एंड एट सो ऑन, कहाँ तक, सपोज Qn चार्जेस रख दिए गए, और डिस्टेंस क्या है इसकी, दैट इज R1, दैट इज R2, दैट इज R3, दैट इज R4 एंड सो ऑन, कहाँ तक डिस्टेंस ले गए अपन, Rn तक। मैक्सिमम एंड डिस्टेंस आप कंसीडर कर सकते हो। तो सो आई एम गोइंग टू रफ दिस वन। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो यू कैन इजिली फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी वुड बी, इसको यूँ भी लिख सकते हो जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है ना। तो बस आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना है और क्या है, क्लियर। सो क्या हो जाएगा, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1, तो आपने रिलेशन निकाल ही लिया है, सो दैट वुड बी K(Q1 by R) प्लस K(Q2 by R1, दैट इज R2, प्लस K(Q3 by R3 एंड सो ऑन, कहाँ तक चला जाएगा ये, K(Qn by Rn। तो यहाँ पे आप K कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं या KQ कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, है ना। सो KQ अगर आप कॉमन फैक्टर निकाल लेते हो तो बचता क्या है, दैट इज Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस Q3 by R3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये, Qn by Rn। और अच्छे से लिखना है तो 1/4πε0 या Q/4πε0, दैट इज Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस Q3 by R3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, Qn by Rn। आ रही बात समझ में। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, नेट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। तो सिंपल था, जैसे आपने सिस्टम ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस किया था, वैसे ही आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस फाइंड आउट करना है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आपको एक और चार्ज को Q2 को इंट्रोड्यूस करना है। अब क्यों करना है ये मैंने बता दिया आपको। आ रही बात समझ में। तो अगर आपको मोटा मोटा डिफरेंस बताना हो, कैसा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, सो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यहाँ पर क्या किया हमने, कंसीडर वर्क डन ही किया था, है ना। सो वर्क डन आपका पर यूनिट चार्ज। अब इस चार्ज को क्या किया हमने, पर यूनिट चार्ज इंट्रोड्यूस किया, तो ये आपका क्या बन गया, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इसको एक्सटर्नल भी बोल सकते हो, एक्सटर्नल वर्क डन, क्लियर। और वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, दैट इज आपका ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक रिलेशन ये देख सकते हो आप, ठीक है। सो
अब अगर इंटेंसिटी के इसको पोटेंशियल को इंटेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, ये आपका होता है ई डॉट डी आर। इंटेंसिटी पे बेस्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इंटेंसिटी है तो पोटेंशियल है, और अगर फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ठीक। सो ये थी बातें करने के लिए किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अच्छा, अगर यूनिट्स की बात करें अपन, तो यूनिट आप दो तरीके से इसकी दिखा सकते हो। पहला तरीका क्या हो गया, जो मैकेनिक्स में आप सीखे हो, है ना, कि पोटेंशियल की वोल्ट होती है ना, और पोटेंशियल अगर वोल्ट होती है तो आप यहाँ पर भी वोल्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फंडामेंटल। अब वोल्ट क्या है, वो साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। अब फंडामेंटल में तोड़ना हो तो 11th में यूनिट एंड डायमेंशन आप बहुत अच्छे से सीखे हो, तो यूनिट्स की बात अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, वो आपको आना चाहिए। और अगर नहीं भी आता है तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो 11th क्लास के उस वाले चैप्टर से, कि फंडामेंटल यूनिट्स या डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इट इज़ ईजी, आसानी से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बोला क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर को समझना ज़रूरी है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कंडक्टर है क्या, या कंडक्टर की एक इमेज बना लेते हैं माइंड में। तो पहले आप समझिए कि कंडक्टर होता क्या है ना। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं क्या, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। टॉपिक क्या है आपका, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर है तो कंडक्टर कैसा होता है। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो यहाँ पे किस कंडक्टर की बात की जा रही है, जो कंडक्टर का जो फिनोमिना होगा वो क्या होगा, चार्ज। तो कौन सा कंडक्टर अच्छा चार्ज कैरियर है ना। देखिए, अगर अपन हीट की बात करते हैं तो हीट के कंडक्टर्स अलग हो जाते हैं। अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज की बात करते हैं तो इस केस में कंडक्टर्स अलग हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंडक्टर कोई एक ऐसा मटेरियल नहीं है जो कंडक्टर के नाम से फिक्स हो गया है। ठीक है ना। तो ये कंडक्टर किस फिनोमिना पे बेस्ड होगा, आपका चार्ज पे। और कंडक्टर्स चार्ज कैरियर अच्छे होते हैं, 10th क्लास में आपने सीखा है। सबसे अच्छा कौन सा होता है, सिल्वर होता है ना। ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा होता है आपका, कॉपर होता है। ठीक है, फिर एल्युमिनियम होता है। तो ये सीरीज चलती जाती है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी पढ़े हो, तो रेजिस्टिविटी जिसकी कम होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा। सारे 10th क्लास के कंसेप्ट है। तो अपन जब उसको 3rd चैप्टर पढ़ेंगे अपना, नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें कंडक्टर्स को और अच्छे से एक बार डील कर लेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर क्या है ना। लेकिन अभी मोटा मोटा समझिए कि ये कंडक्टर्स कौन वाले कंडक्टर हैं, जो चार्ज कैरियर अच्छे हैं। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा चार्ज कैरी कौन करेगा सरफेस पर, सिल्वर ही करता है, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम एटसेट्रा, ऐसे चलते जाते हैं। तो अब कंडक्टर अगर है ना, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी चार्ज को लेके, तो वही इसकी क्या बनेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बनेगी। तो आपको ध्यान होगा जब मैंने बताया था इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर या स्फेरिकल सेल, तो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या था, नॉन कंडक्टिंग मतलब हमारे इंसुलेटर थे, और कंडक्टिंग क्या थे, यही कंडक्टर ही थे। तो इनमें होता क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये है जो कंडक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर, जैसे सपोज मैं बोल दूं कि ये आपके पास एक पूरा 3 डायमेंशनल क्या है, स्फेयर है ना। और इस स्फेयर के अंदर अगर मैं बोलूं कि इस स्फेयर के अंदर, इनसाइड द स्फेयर, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो चार्ज क्या है, जीरो है, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो इनसाइड द कंडक्टर। कहने का मतलब है कि कंडक्टर जो होता है वो चार्ज कहाँ कैरी करेगा, सिर्फ सरफेस पे। कहाँ कैरी करेगा, सिर्फ सरफेस पे, है ना। किसी भी टाइप का चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो, है ना, कहाँ पे सब कैरी करेगा, सरफेस पे। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। पहली प्रॉपर्टी है। इसको आप लिख भी सकते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्यों जीरो होती है, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। चार्ज कहाँ पे होगा, पूरा का पूरा स्फीयर पे। अगर बाय द वे आपने यहाँ पर कोई चार्ज रख भी दिया, ठीक है ना, तो वो सीधा कहाँ जंप मारेगा, सरफेस पे। मतलब वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, E इज इक्वल्स टू जीरो।
सो इसको आप थ्योरी में लिख भी सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ये जो कंडक्टर होता है, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत लार्ज होते हैं, है ना। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत लार्ज होते हैं। क्या होते हैं, वेरी लार्ज। तो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, मतलब किसमें, कंडक्टर में, तो इसलिए क्या होते हैं, इजीली इनको मूव कराया जा सकता है, इजीली इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें चार्ज को मूव क्या कराया जा सकता है, मतलब चार्ज को मूव बहुत ईजिली कराया जा सकता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करो तो चार्जेस चलने लगते हैं, वही कॉज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, तीसरी बात, जो कंडक्टर होता है, ठीक है ना। तो कंडक्टर की अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करूं, तो जो कंडक्टर से जो फील्ड क्रिएट होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब किसी चार्ज की, क्योंकि हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर जैसे मान लीजिए कंडक्टर है तो स्फेरिकल ले लें या कोई प्लेन शीट ले लें, है ना। तो जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको ऑलवेज कैसी बनानी है, परपेंडिकुलर। कहाँ से, सरफेस से। तो क्या करना है, सिंपल, जैसे इस पॉइंट बतानी है तो एक आपने प्लेन ड्रॉ किया, प्लेन कुछ ऐसा होगा, इस प्लेन से आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यह तो ऑलरेडी प्लेन शीट है तो इसमें इजी था बताना, क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर चार्ज इस पॉइंट पे कैरी कर रहा है तो क्या होगी, यहाँ पे 90 डिग्री। तो बस यही ध्यान रखना है क्या कि जो आपकी इंटेंसिटी है वो क्या होती है, सरफेस से परपेंडिकुलर होगी हर एक पॉइंट पे, मतलब किसी, जैसे चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट है ना, अब यहाँ पे बतानी है तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ऐसे करके हर पॉइंट पे आपको क्या बताना है कि परपेंडिकुलर होगा, मतलब हर एक पॉइंट पे इसकी जो इंटेंसिटी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, दैट इज वुड बी 90 डिग्री, ठीक है ना। अब सेम बात यहीं पे, यहाँ पर जैसे यहाँ पे मैंने बोला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो स्टैटिक चार्ज या चार्ज 0 ही है। स्टैटिक चार्ज का मतलब जो अलग से जनरेट किया जाता है ना। स्टैटिक चार्ज आप यही समझो कि देखिए चार्ज तो होते हैं लेकिन चार्ज क्या है, अगर बैलेंस्ड है तो वो मूव नहीं होंगे, है ना। तो स्टैटिक चार्ज मतलब दैट इज़ क्रिएटेड। अब क्रिएट कैसे करते हैं या क्रिएट होता कैसे है, तो वो मेथड से मैंने बताए थे, कंडक्शन, इंडक्शन एंड द रबिंग, बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट मेथड टू गेट चार्ज, है ना, स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज इनसाइड क्या है, 0 है, यही कॉज है ना। अगर स्टैटिक चार्ज 0 है इसलिए तो इंटेंसिटी क्या है, 0 है। तो ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी क्या है, अंडरस्टूड ही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर एंड हैज सेम वॉल्यूम ऑन द सरफेस। तो कंडक्टर है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर कंडक्टर है अब वो साइमेट्रिक होना चाहिए। यहाँ पर साइमेट्रिक है मतलब साइमेट्रिकल शेप में है, क्लियर। तो साइमेट्रिकल अगर शेप में है तो इलेक्ट्रिक मतलब जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस तभी बनेगी जब आपका शेप क्या होगा, साइमेट्रिक होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या, जो इसका थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट चार्ज से रिलेटेड था, ठीक है ना, स्टैटिक चार्ज से। तो आपको बेसिकली थ्योरी ही समझनी है इसकी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि साइमेट्रिक शेप अगर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, साइमेट्रिकल शेप होना चाहिए कि अगर साइमेट्रिकल शेप है तो जो सरफेस होगी आपकी कंडक्टर की वो कैसी होगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्लियर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर शेप कैसा है आपका, सिमेट्रिक है, या सिमेट्रिकल डिस्टेंस आप ले सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट क्या अपन बात करते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र की। ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज ट्रांसफ़र एक्चुअल में होता कैसे है ना, चार्ज ट्रांसफ़र। अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे अपन यहाँ पे प्लस चार्ज डिनोट कर रहे हैं, है ना, तो प्लस चार्ज डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि प्रोटॉन आ गया उस पर, ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि देखिए अगर निगेटिवली चार्ज कोई आपके पास कंडक्टर है, वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, मतलब इस कंडक्टर में या स्फेयर है आपका, ये क्या है, पूरा निगेटिवली चार्ज है।
अब अगर ये निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इस पे जो निगेटिव चार्जेस क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस है, मतलब ज़्यादा है। यहाँ तक बात सही है। लेकिन अगर कोई कंडक्टर क्या है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप बोलोगे कि सर कि प्लस माइनस पढ़ाए थे आप, प्लस का मतलब प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन होता है। तो इसमें अगर आप बोलोगे कि प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन बोलते हैं या ये पॉजिटिव बोल दो, ये एक्सेस है। तो प्रोटॉन एक्सेस है, ये बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि बेसिकली ये जो प्लस चार्ज होते हैं ये एक स्पेस होते हैं, किसके, निगेटिव चार्ज के। जैसे मान लो यहाँ पर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, वो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लाया, तो सम निगेटिव चार्जेस इससे क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। आई बात समझ में? तो अगर जो निगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होंगे, तो जितने ज़्यादा निगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होंगे इससे, इस कंडक्टर में, तो ये जितना ये निगेटिवली चार्ज होगा उतना ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि नेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होते हैं, जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ही रोल प्ले होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो गए तो वो ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए तो जो चार्ज होगा, कंडक्टर होगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सो व्हाट इज़ पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज इज़ बेसिकली क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ नेगेटिव चार्ज टू द अदर कंडक्टर। मतलब अगर चार्ज ट्रांसफ़र की बात करें, या फिर पॉजिटिव चार्ज इज़ द स्पेस क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वही रीज़न है किसके लिए, प्लस चार्ज के लिए, है ना। तो ये बात बेसिक बातें थी जो कंडक्टर्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो आपका टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स एक टर्मिनोलॉजी या मतलब टेक्निकल वर्ड बोल सकते हो आप। तो डाइलेक्ट्रिक्स आपके इंसुलेटर्स ही हैं, जो आप इंसुलेटर्स पढ़ते हो किसमें, चार्जेस में। तो इनको नया नाम से हम देखेंगे, कैपेसिटर में यूज़ करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसको बोलते हैं ना। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर रख दिया जाता है दो कंडक्टर्स के बीच में, तो वही उसी से कैपेसिटर बनता है। तो कैपेसिटर आपका बिकमिंग टॉपिक है। तो इसके बाद जो है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, तो उसमें थोड़ा सा लार्ज टॉपिक है, तो अभी कवर नहीं कर रहे अपन। नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा तो उसको सेपरेटली समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ भी है ना, इम्पोर्टेंट है। पोलराइजेशन क्या होता है ना, और पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर्स कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना, व्यस्त रहिए, फालतू टाइम बर्बाद मत कीजिए। और ये कोरोना वायरस का टाइम है, तो सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल एज सैनिटाइजेशन, तो सैनिटाइज़र यूज़ करिए, सैनिटाइज़ करिए अपने आप को भी, अपने आसपास की चीज़ों को भी, है ना। और बाकी गवर्नमेंट तो जो भी हैं आपके प्रिकॉशंस या प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सारी चीज़ें बता ही रही हैं, तो उनको फॉलो करिए, ध्यान रखिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि अगर स्कूल ओपन हो रही हैं तो अगर आप ऐसा फील करते हो कि इम्यूनिटी आपकी अच्छी है ना, ऐसा फील करते हो कि आप अगर थोड़े से मेजर्स करोगे तो इन चीज़ों से बच के इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप करिए और स्कूल आइए। और स्कूल में क्या है कि अगर सामने का जो मतलब फिज़िकल इंटरफेस होता है वो तो बेस्ट ही होता है। तो बाकी अगर नहीं आ पा रहे हैं जो, तो उनके लिए ये अपन फैसिलिटी प्रोवाइड करा ही रहे हैं, तो बाकी डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सो हैव अ नाइस डे अहेड ऑफ यू।